हेलो एवरीवन, आई एम सी अमृता मनियार। आज का जो लेक्चर है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर। इट इज़ रेलिवेंट फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स। ठीक है, सीए इंटर स्टूडेंट्स अगर देख रहे होंगे तो सिर्फ सेक्शन 10 और 12 देखना। सीए फाइनल के लिए जो सेक्शन एप्लीकेबल है वो है 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। आज का लेक्चर है हम लोग का प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है? बराबर। टू आंसर दिस, पहले तो जीएसटी में हमने देखा इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट क्या होता है। करेक्ट। इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्टेट और इंटर मतलब एक स्टेट अलग दूसरा स्टेट अलग। टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये चीजें हमने देखी। करेक्ट। बट हम ये टॉपिक में देखेंगे कि विद इन द सेम स्टेट क्या। ठीक है, तो विद इन द सेम स्टेट एक है आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर और दूसरा है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ये दो चीजें आप कभी भी कंपेयर करोगे, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में है तब आप उसको बोलोगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, और लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई ये अलग अलग स्टेट में है तब आप उसको बोलोगे इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो हमने जो स्टार्ट में देखा था इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, इंटर स्टेट मतलब टू डिफरेंट स्टेट। तो क्या है ये डिफरेंट स्टेट्स में, क्या है विद इन द सेम स्टेट? दो आइटम्स, एक है लोकेशन ऑफ सप्लायर और दूसरा है प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है? तो अभी तक हमने देखा प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानने के लिए कि ट्रांजैक्शन जो है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है कि इंट्रा स्टेट। करेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। प्लेस ऑफ सप्लाई में 4 सेक्शंस है। ऑल्सो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ये आईजीएसटी एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है, सेक्शन 10 और 11 जो है ये गुड्स का बात करेगा, 12 और 13 जो है वो सर्विसेज का बात करेगा, 10 जो है ये बोलेगा अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बराबर। वही सेक्शन 11 बोलेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या होता है। ठीक है, 12 में हम देखेंगे, 13 जब आएगा तभी देखेंगे। चलो सेक्शन 10 से स्टार्ट करते हैं। गुड्स के केस में सेक्शन 10 जो है ये सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इसमें सबसेक्शन 1 जो है इसका क्लॉज ए बोलता है वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, जब कभी भी आपका सप्लाई जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है मूवमेंट ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को एक बॉटल बेचा, वो बॉटल घर पे लेके जा रहा है, अब जो बॉटल है वो गुड्स है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है क्या? यस। तो ये जो रहेगा क्लॉज ए में कवर होएगा। अब मूवमेंट कौन कॉज करता है इज द क्वेश्चन। हम बोल रहे हैं वेदर द सप्लायर और रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन मतलब ट्रांसपोर्टर, कोई भी करे, सबकी सब इधर कवर हो रहा है। आंसर इज यस। मतलब आप अगर शॉपकीपर के शॉप पे जाके सामान लेकर के आते हो तो भी आप मूवमेंट कर रहे हो, चलेगा क्या? यस। शॉपकीपर खुद भिजवाता है, चलेगा क्या? यस। ट्रांसपोर्टर को दिया कोई आइटम, ट्रांसपोर्टर आपके यहाँ पर डिलीवर कर रहा है, चलेगा क्या? यस। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या गुड्स का मूवमेंट हो रहा है? आंसर इज यस। अगर हो रहा है तो क्लॉज ए में जाएगा। ठीक है, तो वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर, रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, एग्जांपल ट्रांसपोर्टर, द प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा लोकेशन एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। जहां पे भी ये मूवमेंट टर्मिनेट हुआ, रुक गया डिलीवरी के लिए फाइनल, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझे? एग्जाम्पल, हम महाराष्ट्र से है, ठीक है, हम गुजरात गए, गुजरात पे कार का प्राइस ऑन रोड प्राइस जो था वो 4 लाख था। ठीक है, वही महाराष्ट्र में हमको 5 लाख दिख रहा था, तो हम क्या करें, गुजरात गए, गुजरात से कार इधर लेकर के आए। बराबर। प्लेस ऑफ सप्लाई
महाराष्ट्र, जहाँ पे वो कंज्यूम हो रहा है, जहाँ पे उसका डिलीवरी टर्मिनेट हो रहा है, समझे। एग्जाम्पल 2, हम राजस्थान गए, उधर से कपड़े हम लेकर के आए इधर बेचने के लिए। लोकेशन ऑफ डिलीवरी, लोकेशन वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो महाराष्ट्र विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, यस, ठीक है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई फर्स्ट केस में महाराष्ट्र, लोकेशन ऑफ सप्लायर गुजरात, IGST लगेगा, बराबर। सेकेंड केस में प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, लोकेशन ऑफ सप्लाई राजस्थान, IGST लगेगा, यस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लॉज बी जो है ये बिल टू शिप टू मॉडल का बात करता है। बिल टू शिप टू मॉडल मतलब बिल किसी और को, शिप किसी और को। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग इसको। मिस्टर ए जो है ये एक पर्सन है जो सप्लाई करते हैं कपड़े, ठीक है। ये है महाराष्ट्र में रहने वाले, बराबर। अब क्या हुआ, इनको ऑर्डर आता है गोवा से, करेक्ट, मिस्टर सी का, कि हमको 100 पीसेस ऑफ शर्ट चाहिए, करेक्ट। बट मिस्टर ए को याद आता है कि अरे मेरा सप्लायर जो है जिससे मैं माल खरीदता हूं वो कहाँ का है, गोवा का, ठीक है, जो है मिस्टर बी। तो अब मिस्टर ए के पास एक ऑप्शन है कि मिस्टर बी से अपने पास गुड्स मंगवाए और वो आगे मिस्टर सी को डिलीवर करे। दूसरा ऑप्शन है कि ये भी गोवा में है, ये भी गोवा में है, तो क्यों ना डायरेक्टली इसको बोल दे कि आप इनको भेज दो, भले ही बिल मेरे नाम पे करना, बराबर। इससे क्या होएगा ना, एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा, दूसरा टाइम सेव होएगा, तीसरा कुछ नुकसान अगर होता है, वेस्टेज या मटेरियल खराब होना, ये कम होएगा क्योंकि अपने इधर आ रहा है उधर वापस जा रहा है, हैंडलिंग जो है वो बढ़ गया तो रिस्क बढ़ गया। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए ये बोलता है आप मेरे को मत भेजो डायरेक्टली गुड्स, आप क्या करो, डायरेक्टली मैं जो एड्रेस बोल रहा हूँ उधर पे अपना गुड्स जो है वो शिप करो, बिल जो है वो मुझे कर देना, बराबर। तो हम बिल कर रहे हैं ए को, शिप कर रहे हैं सी को, बराबर। हम ओरिजिनल सप्लायर है, ठीक है। और ओरिजिनल बायर कौन है, मिस्टर ए। ओरिजिनल बायर बोल लो, एजेंट बोल लो या थर्ड पर्सन बोल लो, मिस्टर ए है। अब ये मिस्टर ए क्या कर रहा है, अपने पास बिल मंगवा रहा है, शिप किसी और को करवाने लगा रहा है। तो जिसको बिल कर रहे हो उसका लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लॉज बी बोलता है बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल बोलता है बिल किसी और को कर रहे हो और शिप किसी और को कर रहे हो, करेक्ट। तो जिसको बिल कर रहे हो उसका लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें एक और हिडन ट्रांजैक्शन है जो इन दोनों के बीच में है, बराबर। जो ओरिजिनल बायर है और कस्टमर है, मतलब ओरिजिनल बायर जिसने ये गुड्स मंगवाए, उसका कस्टमर जिससे उसको ऑर्डर आया, इन दोनों का ट्रांजैक्शन है। बट ये ट्रांजैक्शन सेक्शन 10(1)(a) में कवर होएगा। हम 10(1)(b) में कौन सा कवर कर रहे हैं, जहां पे ये जो है ये बिल इसको कर रहा है और शिप इसको कर रहा है, करेक्ट। क्लॉज सी वेयर देयर इज नो मूवमेंट। एग्जाम्पल, हमने फर्नीचर जो है हमारी जगह का हमारी जगह पे ही रखा। अब हम जगह के साथ साथ फर्नीचर भी बेच रहे हैं सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो टेबल चेयर है ये भी साथ साथ आप खरीद लो, बराबर, ये प्रॉपर्टी के साथ साथ। अब जब मैं कोई पर्सन को ये बेच रही हूँ, इसका जगह इधर ही है, बराबर, गुड्स तो है बट मूवमेंट हो रहा है क्या बेचने के लिए, आंसर इज नो। तो वेयर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्लॉज ए में जाओगे क्या, नहीं, क्लॉज
सी में आओगे, समझे, क्योंकि ए तो स्पेसिफिकली मूवमेंट का बात करता है। तो whenever there is movement of goods हम क्लॉज ए में जाएंगे, एंड जब भी मूवमेंट नहीं रहेगा हम क्लॉज सी में जाएंगे। क्लॉज सी बोलता है लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जहां पे हमने उसको डिलीवर किया दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, समझे। यस, आगे बढ़ते हैं। क्लॉज डी वेरी सिंपल, हाँ, वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, लोकेशन ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। जब कभी आपके गुड्स को इंस्टॉल करना हो, असेंबल करना हो, ऐसे गुड्स है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन, सिंपल, ठीक है। क्लॉज ई जो है ये बोलता है वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ड्यूरिंग जर्नी ऑन बोर्ड, मतलब के चालू ट्रेन, प्लेन, कार, शिप एटसेट्रा कहीं भी बेचा हमने, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। एग्जाम्पल, कश्मीर से एक ट्रेन आ रहा था, कन्याकुमारी जा रहा था, बराबर। हमने क्या किए, एमपी में पोहा बेचा, ठीक है, ट्रेन के अंदर एमपी में हमारे जो ट्रेन के अंदर सप्लायर्स चढ़ते हैं, मतलब पोहा वाले वगैरह, इन लोग वेंडर्स चढ़ते हैं, तो उसमें हमने एमपी में पोहा बेचा, पर जो कस्टमर था उसने ये कंज्यूम किया कन्याकुमारी में। अब बताना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसीलिए हमको बोला अगर चालू ट्रेन, प्लेन वगैरह में अगर कोई भी गुड्स बेच रहे हो, तो जब गुड्स चढ़े, जहां से गुड्स चढ़े दैट लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आप क्या देखोगे, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। तो अपने केस में क्या रहेगा, एमपी, मध्य प्रदेश विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां से पोहा चढ़ा, समझे। कंज्यूम कहीं भी होने दो, बिल कहीं भी बनाने दो, कुछ भी होने दो, समझा। यस, तो अभी तक अपन ने 5 क्लॉजेस पढ़े। क्लॉज ए जो था ये हमको बोलता था मूवमेंट के केस में, मूवमेंट के केस में हमने क्या देखा था, मूवमेंट कोई भी कॉज कर सकता है, सप्लायर, रेसिपिएंट या एनी अदर पर्सन, ट्रांसपोर्टर भी। इसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, लोकेशन एट विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी। वापस क्लॉज ए हमने देखा when the supply involves movement of goods, अगर movement of goods है whether by the supplier, recipient or any other person, तो place of supply क्या रहेगा, जहां पे movement terminate हो रहा है for delivery to the recipient, समझे। क्लॉज बी हम बोले बिल टू शिप टू मॉडल, जिसको बिल किया है उसका लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लॉज सी हम लोग बोल रहे हैं where there is no movement of goods, अगर नो मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा लोकेशन ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, बराबर। क्लॉज डी है where the goods are assembled or installed, तो लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। where the goods are supplied during journey on board, तो where the goods are taken on board will be the place of supply, simple। yes, एक न्यू अमेंडमेंट करके क्लॉज, एक न्यू अमेंडमेंट आया है जिसकी वजह से क्लॉज आया है, क्लॉज सी ए, ठीक है। क्लॉज सी ए बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सी हमको है ना, क्लॉज ए में ये क्वेश्चन आया रहेगा कि अरे हमको कैसे पता है एज अ सप्लायर कि ये जो रेसिपिएंट है ये गुड्स कहाँ पे टर्मिनेट करने वाला है। अगर ये हमारे शॉप पे आके कोई चीज खरीदता है तो हमने तो इसको बेच दिया, हमको क्या पता ये घर पे कहाँ लेके जाएगा या कौन सी जगह पे लेके जाएगा, करेक्ट। यस, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया क्लॉज सी ए, ठीक है। ये बोलता है अगर कभी भी अनरजिस्टर्ड डीलर को बेचो, सी रजिस्टर्ड को अगर आप बेच रहे हो तो वो तो खरीदते समय आपका उसका जीएसटी नंबर आपको देगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कंजम्पशन कहाँ होने वाला है, तब प्रॉब्लम नहीं होएगा। क्लॉज जो भी ऊपर के क्लॉजेस थे उनमें प्रॉब्लम कब होएगा, जब रेसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो आप ऊपर के क्लॉजेस में मत आओ, इधर पे आ जाओ।
ऊपर से ये बोलता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन क्लॉज सी एंड ए, ठीक है, अगर कुछ और भी बोल रहा है ए और सी तो हम उसको इग्नोर करेंगे और हम इसका ही सुनेंगे, बराबर, यस। तो अगर यूआरडी को गुड्स बेच रहे हो तो आप सबसे पहले चेक करोगे एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज अवेलेबल और नॉट, ठीक है। अगर एड्रेस वो देता है हमको बिलिंग के समय, यस, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो एड्रेस नहीं देता है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। ऑल्सो ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, simply mentioning the name of the state instead of complete address is sufficient to term it as address of the recipient। बाकी कोई भी क्लॉजेस में address बोला है तो हमको देना रहेगा, बट ये क्लॉज बोलता है सिर्फ स्टेट का नाम भी दे दिया ना तो भी हम मानेंगे address of the recipient is available with us, समझे। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल में वापस से जाऊँ अपने, जहाँ पे ये बोल रहा है हम कार लेने गए गुजरात में और लेकर के आए, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो कार लेते समय अपना जीएसटी नंबर दोगे तो हमारा लोकेशन सप्लायर को पता चल जाएगा, यस। बट अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपका तो जीएसटी नंबर है ही नहीं, गुजरात के सप्लायर को कैसे पता चलेगा आप कहाँ पे उसको लेके जा रहे हो, करेक्ट। तो इसीलिए ये क्लॉज आया जो बोलता है कि अगर यूआरडी है तो क्लॉज सीए में जाओ, वहां पे एड्रेस अगर है तो हम मानेंगे दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, और नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। डन। इसी के साथ हम लोग का सेक्शन 10 होता है खत्म।